काली अंधेरी रात में जंगल की किसी सुनसान सड़क पर अगर आपको कोई अनजान मिल जाए तो उसे कभी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। रवि कार में है। कार जंगल के रास्ते से गुजर रही है। आधी रात का समय है। तभी एक लड़की उसे रोकने का इशारा करती है। राहुल लड़की को देखकर गाड़ी रोकता है। गाड़ी लड़की के पास आकर रुक जाती है और रवि उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप इस वक्त इस सुनसान जंगल में? जी, मेरा नाम उषा है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से कराना चाहते हैं जिसे मैं जानती तक नहीं, जबकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं घर से भाग आई। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। जिसके साथ भाग रही हो वो कहाँ है? मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैंने फोन किया था, लेकिन वो पहले से ही किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने कहा कि जैसे तैसे मैं रात काट लूँ यहाँ। वो सुबह तक मुझे रिसीव कर लेगा। अगर आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे दे तो मैं कहीं होटल में रुक जाऊंगी, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। रवि उषा को अपने साथ लेकर जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक बेसहारा लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को लिफ्ट दे रहा है। लड़की अपना बैग उठाती है तो उसकी आंखों में बदलाव दिखते हैं। उसकी नॉर्मल आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन फिर जब वो रवि की तरफ पलटती है तो वो फिर नॉर्मल होती है। वो हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो। इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम हमारे घर रह सकती हो। अपने बॉयफ्रेंड को वहीं बुला लो। मगर आपकी फैमिली? अरे उसकी चिंता मत करो, मेरी वाइफ बहुत सुलझी हुई लेडी है, कोई टेंशन नहीं होगी। आप बहुत अच्छे हैं। हाय रवि। रवि ये उषा है जया। इसके पेरेंट्स इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करना चाहते थे। एक घर से भागते हुए मुझे जंगल के रास्ते में मिली तो मैंने इसे एक रात के लिए यहाँ घर पे ले आया। सुबह इसका बॉयफ्रेंड इसे लेने आ जाएगा। और उषा, ये मेरी वाइफ है। हेलो। अच्छा किया आपने जो इन्हें साथ ले आए। आइए ना, अंदर आइए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं खाना गर्म करती हूँ। अनु और अनमोल भी खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाइए। रवि ने पहली गलती तब की थी जब उसने एक अनजान लड़की को लिफ्ट दी, और उसकी दूसरी गलती तब हुई जब उस लड़की को वो अपने घर तक ले आया। ऐसा करके रवि ने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। हाय बच्चों। हाय। चलो खाना शुरू करो। जल्दी से खा लो बच्चों, वरना मैं खा जाऊंगी। हाँ मम्मी, वो आंटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? मम्मी, वो चुड़ैल है। अनु, अनमोल, ऐसा नहीं कहते। वो हमारी मेहमान है ना। नहीं मम्मी, दीदी सही कह रही है। उनकी आंखें। बच्चों, बहुत हो गया, सो जाओ। ओफो, इस लाइट को भी अभी जाना था। बाहर तो सबके घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ ही लाइट नहीं है। लगता है फ्यूज ढीला हो गया है। मैं जरा देख कर आता हूँ। रवि जाने के लिए उठने लगता है कि तभी मौत का खेल शुरू हो जाता है। बिना लाइट के ही सीलिंग फैन स्पीड से चलने के कारण सभी घबरा जाते हैं। रवि, जरा देखो, ये पंखा बिना बिजली के कैसे चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? बच्चों ने सही कहा था तुम दोनों को। आंटी चुड़ैल है
और अब ये चुड़ैल आंटी तुम सबको खा जाएगी। लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी अनजान को मेहमान बनाकर घर में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी खूनी मेहमान बनकर आपके परिवार को खत्म कर सकता है। इस दुनिया में हर चीज भोगने के लिए बनी है, लेकिन कुछ चीजों का सुख भोगने के लिए इंसान इस छोटे से जिस्म में खुद बड़ा लालच पाल लेता है। वो भूल जाता है कि लालच एक बुरी बला है, बहुत ही बुरी बला। भाई, हमारी पटवारी से बात हुई थी, उसने सरकारी सड़क का नक्शा दिखाया है हमें। अरे कोई काम की भी बात पता चली या सब फुसकी बॉम्ब निकले? फुसकी बॉम्ब नहीं भाई, हाथ गोला निकाला है, वो भी बहुत बड़े वाला। सरकारी सड़क गांव के आखिरी कोने पर जो दयाचंद रहता है ना, उसके जमीन से निकल रही है। और इतना ही नहीं भाई, उसकी जमीन का लगभग 10 एकड़ हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आने वाला है। दयाचंद का पोता तो शहर में रहता है ना? हाँ भाई। इसका मतलब अगर हम उसकी जमीन अभी खरीद लें तो हम जिंदगी भर ऐश से रह सकेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल यही बात है। बताओ फिर क्या करें आगे? ये तो अब ध्यानचंद ही बताएगा कि आगे क्या करना है। देख बुड्ढे, तेरे पांव कब्र में लटके हैं, इसलिए कहता हूं इस जमीन जायदाद से मोह त्याग कर इन कागजात पर दस्तखत कर ले, अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। और अगर तुझे ये डर सता रहा है कि हम तुझसे फ्री की रेवाड़ियां ले रहे हैं तो तनाव मुक्त हो जा। तेरी जमीन का जितना बनता है उसकी पाई पाई तुझे मिल जाएगी, और अपनी रुखसती तक ऐश के साथ इस घर में रह, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। किसान के लिए उसकी जमीन माँ होती है, और माँ का सौदा नहीं किया जाता। जा सकते हो तुम, दरवाजा सामने है। काका, बूढ़ी हड्डियों को जवान खून की तरह कड़कना नहीं चाहिए, हड्डियां टूटने का डर रहता है। अब ये अपनी डायलॉग बाजी बंद कर और चुपचाप दस्तखत कर। भैया, आप लोग ये काका से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अगर ये अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते तो हमें इनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। छोटे, अपना ख्याल अपने पास ही रख, शहर में गुजर बसर करने के काम आएगा। हम यहाँ खेतों में हल चलाकर तेरे शहर का खर्चा पूरा नहीं बनाते, लठ के जोर पर कमा कर करते हैं। इसलिए अपना ख्याल अपने पास ही रख। दस्तखत तो इसका बाप भी करेगा। अबे ओ बुड्ढे, कर दे ये खेत हमारे नाम, वरना तेरी उंगलियों के निशान लेकर हम तुझे जिंदा तेरी ही जमीन में गाड़ देंगे। जो करना है कर लो, मगर किसी भी कीमत पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। मर जाएगा तो ये सब छाती पर लेकर जाएगा क्या? छाती पर बेशक न जाए, मगर मरने के बाद इस बात की खुशी होगी कि मेरी जमीन मेरी ही छाती पर है। भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मर जाएगा ये। अरे भाई सुनो, भाई रुको, भाई रुको। भैया, भैया छोड़ दो इन्हें, ये गलत है। सही गलत की परिभाषा हमारे आगे नहीं चलती छोटे। हम जो करते हैं वही सही होता है, और सब्र रख, हम इसे मारने ही जा रहे हैं। तीनों भाइयों पर उनका लालच सिर चढ़कर बोल रहा था। उनके लालच के आगे अब इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं था। लेकिन बुढ़ा भी जीवट था। उसके चेहरे पर मौत के खौफ की जगह हंसी तैर रही थी। भारी बारिश में छाते की आड़ में नेत्रपाल ने बुढ़े का अंगूठा साफ किया और सभी कागजात पर उसके अंगूठे की छाप ले ली। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा,
मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। भाई, आज शराब के हर घूंट के साथ दयाचंद की याद आ रही थी। पिछले साल जब उसकी जमीन हथियाई थी तब भी यही मौसम था। साला क्या बोल रहा था? मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। किसी को मार भी दो और उसका मजाक भी उड़ाओ। कितने क्रूर हैं आप लोग। ये जीवन एक जंगल के जैसा है छोटे, जहां शेर हमेशा कमजोर को खाता है और कभी भी इसका खेद नहीं जताता। तेरी सोच की सुई बेकार में ही एक जगह अटकी है छोटे। आगे बढ़ आगे। पर भाई, उस मरी हड्डी ने एक बात और बोली थी, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर वो सच में आ गया तो? अरे भाई, अभी तो एक ही पैग लगाया है तूने और कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है? दारू पी आराम से। मरे हुए लोग वापस नहीं आते कभी। अरे लेकिन सोचो, अगर वो वाकई में आ गया तो वो हर बुराई को खत्म कर देगा, जैसे भगवान राम ने रावण को मार कर किया था। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं आ गया तुम सबको लेने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये तो मर चुका है ना भाई। जान बचानी है तो भागो। मुझे माफ करो बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आपकी पूरी जमीन वापस कर दूंगा। मैं आपको और 10 एकड़ जमीन दे दूंगा, बस मुझे मारना नहीं। मौत सामने देखकर तेरे जैसे सभी लालची क्रूर इंसान मौत को भी पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। पर पगले, ये सौदा देने से पहले एक बार ये तो सोच लेता कि इस जमीन का ये मरा हुआ आदमी अब क्या करेगा। बोल, क्या करेगा? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम भले इंसान हो। कुछ दिनों में मेरा पोता दिल्ली से यहाँ आने वाला है। मेरी जमीन उसके नाम चढ़ा दो, वरना मेरी जमीन मेरी छाती पर ही रहेगी। समझ रहे हो ना? जरूरत से ज्यादा हासिल करने की चाहत लालच को जन्म देती है, और लालच बुराई को, और बुराई का नाश होना हमेशा से तय रहता है। बच्चों, कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह गलतियां अक्सर लापरवाही से पैदा होती हैं, जिसमें जान भी जा सकती है। ऐसी ही गलती रागिनी ने की थी, जो मध्य प्रदेश के बियाबान जगह पर आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही थी। अचानक उसे फोन आया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, तो जल्दबाजी में ऑनलाइन टिकट बनाने बैठ गई। वो रात अमावस्या की रात थी। टिकट हो गई। टिकट हो जाने से वो खुश थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि रात में रेलवे की साइट से टिकट बुक नहीं होती, लेकिन उसकी कंफर्म टिकट बुक हो चुकी थी। चंबल एक्सप्रेस, कोच नंबर X13, टाइम 2 AM। सिर्फ 2 घंटे हैं, मुझे तुरंत निकलना होगा। रागिनी जितनी तेजी से अपना लगेज तैयार कर सकती थी, करके 1 घंटा साइकिल चलाकर स्टेशन पर पहुंच गई। 2 बजने ही वाले थे। ओह गॉड,
यहाँ मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। अगर पापा की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो मैं कभी इतनी रात में यहाँ नहीं आती। ये कौन सी ट्रेन खड़ी है? ये तो मेरी ही ट्रेन है, कोच भी मेरा है। हाँ माँ, ट्रेन मिल गई है। पापा कैसे हैं? ग्रेट। हाँ, मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। रखती हूँ माँ, ट्रेन में चढ़ रही हूँ। वाह, सीट का नंबर भी तेरा है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। गॉड नोज मेरे लिए क्या होगा। इस बॉगी में तो कोई है ही नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? छोड़ यार रागिनी, इतने एडवांस दुनिया में दकियानुसी टाइप की कुछ मत सोच। जल्दी से फ्रेश होकर सो जा, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा। आप कौन हैं? मैं रागिनी हूँ। आई एम सॉरी, रागिनी मैं हूँ, और ये सीट भी मेरी है। किसी के लिए लकी, किसी के लिए अनलकी। ये सीट नंबर 13 मेरी है, और मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं उन्हीं से मिलने अपने घर दिल्ली जा रही हूँ। प्लीज आप जो भी हैं, मेरी शक्ल का मेकअप करके मुझे परेशान मत कीजिए। मैं पहले से ही परेशान और डरी हुई हूँ। ये सब क्या बकवास है? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मैं जा रही हूँ दिल्ली। तू सही कह रही है, ये सब बकवास है, लेकिन यही बकवास तेरी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। तुम कौन? ये मैं हूँ। Oh God! बचाओ! बचाओ! इस ट्रेन पर मेरा अधिकार है रागिनी। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं तुम्हें सुनने वाला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन इस डिब्बे में जब आग लगी थी तो मेरी मदद करने कोई नहीं आया था। मेरा भी परिवार था, मुझे उन लोगों ने उनके पास नहीं पहुंचने दिया। तब से मैं भी किसी को उसके परिवार से मिलने नहीं देती। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? बोलो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तूने इस डिब्बे में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे मारने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स कितने दुखी हुए होंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि किसी और के पेरेंट्स भी लगातार इसी तरह दुख में जिए और उनके बच्चे को मारने वाले को वो कोसते रहे और तुम यूं ही भटकती रहो? बोलो, क्या ये खूनी सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? तुम्हारी मौत की कीमत कितने इंसानों की जान है? बोलो, बोलो। एक्सक्यूज मी, हेलो, उठिए उठिए। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं। पर इतनी सुबह तुम यहाँ इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रही हो? मेरी ट्रेन थी रात की, चंबल एक्सप्रेस। क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ? बच्चे, पहली बात तो चंबल एक्सप्रेस रात में नहीं चलती। वो इस स्टेशन पर दोपहर 2 बजे आती है।
और बोगी X13 को पिछले 13 साल से ट्रेन में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि उसमें कविता नाम की एक लड़की शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर मर गई थी। मेरे ख्याल से किसी टेक्निकल एरर के चलते आपकी टिकट पर गलत टाइम और X13 प्रिंट हो गया है। मैं ठीक करवा देता हूँ। मेरी मर चुकी भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब किसी का फैमिली मेंबर X13 में चढ़कर नहीं मरेगा। मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं, करोल बाग 12/26 में। प्लीज उनसे जाकर एक बार कह देना कि उनकी बेटी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी कविता। रागिनी ने परेशानी में लापरवाही के साथ टिकट बुक जरूर करवा ली थी, लेकिन किस्मत से आज वो जिंदा है और उसकी वजह से कई और लोग मरने से बच गए। मगर हर किसी की किस्मत रागिनी जैसी बुलंद नहीं होती।